Allah who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. Today's topic is plasma membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मैंने लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आज का ये टॉपिक है, हम देखेंगे इसके बारे में। और आज के लेक्चर में जो हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हम डिफाइन करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, इसकी कंपोजिशन को भी देखेंगे। दो मॉडल हैं जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और फ्लूइड मजीक मॉडल है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देखेंगे, जिसमें आ जाएगा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, स्पाइनोसाइटोसिस। उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो पहले देख लें, एनिमल का सेल है या प्लांट का सेल है, उसकी जो लास्ट बाउंड्री होगी, आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, इस डायग्राम के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेल की जो लास्ट कवरिंग होगी, लास्ट लेयर होगी, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट के सेल में इसके बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल के केस में नहीं होती। ये हमारे पास सेल की सेल मेम्ब्रेन है और एनिमल के सेल के अंदर इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन अगर प्लांट का सेल होगा तो इसके बाहर सेल वॉल होगी। देख लेते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया कि सेल की जो लास्ट बाउंड्री है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउएवर इन मोस्ट प्लांट सेल्स इट इज कवर्ड बाय अ सेल वॉल। एनिमल के सेल के अंदर इसके बाहर कोई भी वॉल नहीं होगी, लेकिन प्लांट के अंदर इसके बाहर सेल वॉल होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। एक तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, उसका आंसर हमने आज पढ़ना है कि जो सी हमारे पास सेल वॉल है या हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। सो आप इस डायग्राम को देखें, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो लास्ट बाउंड्री है सेल की, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, हम उसको जस्ट बोलते हैं प्लाज्म। क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्लाज्म मतलब कि साइटोप्लाज्म या प्लाज्म के साथ साथ होती है, इसको कवर किया हुआ होता है, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, द सेल कंटेन अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स कि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी और साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। और सिंपली प्लाज्म विच इज द सेमी फ्लूइड लिविंग मैटर्स। जो लिविंग मैटर है, द लिविंग मैटर और प्लाज्म इज कंटेन्ड इनसाइड द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन रेफर्ड टू एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूंकि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम सिंपल प्लाज्म भी बोलते हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। सो मेम्ब्रेन इसको कवर किए हुए है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, और सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं और एक है जो कम क्वांटिटी में पाई जाती है। एक हमारे पास ये आपको लेयर नज़र आ रही होगी, ये नीचे की तरफ, और एक ये ऊपर की तरफ आपको लेयर नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास हैं लिपिड्स, जिनकी क्वांटिटी 20 to 40% है। और उसके बाद आपको ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी है, और ये वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी है, और ये वाले भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनको हम बोलेंगे, इनकी जो परसेंटेज है वो 60 to 80% है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट माइन्यूट क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो प्रोटीन का है और इन लिपिड्स का है। अब इसके अगर मॉडल की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो इसके लिए दो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहला है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहले इस डायग्राम को देख लें। अभी आपको जो नज़र आ रही हैं, इनको हम बोलेंगे प्रोटीन, और जो नीचे भी आपको नज़र आ रही है ये है प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन की नीचे भी लेयर है और प्रोटीन की ऊपर भी लेयर है। अब अगर आप ये येलो देखें, येलो हेड है, नीचे इनकी टेल्स हैं, नीचे भी येलो हेड और नीचे टेल्स हैं। ये दो जो येलो कलर की ये लेयर्स हैं, ये लिपिड बाई लेयर है, लिपिड्स की दो लेयर हैं। सो लिपिड की दो लेयर्स दरमियान में हैं और ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर हैं। इसी को आप कंबाइन कर देंगे, ये तो डिफाइन हो जाएगी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। जैसे कि लिपिड बाई लेयर, लिपिड की दो लेयर, सैंडविच का मतलब है दरमियान में।
इट वॉज प्रपोज्ड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड की कितनी लेयर्स हैं जी? 2 लेयर, एक ऊपर है और एक ये नीचे, दरमियान में ही है दोनों। सैंडविच का मतलब है दरमियान में, किन के? बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन में लिपिड बाइलेयर है। इस मॉडल को हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, जो प्रोटीन ऊपर है यहाँ पर भी, जो प्रोटीन नीचे है वो यहाँ पर भी है, और लिपिड बाइलेयर्स दरमियान में है, सैंडविच है, तो यहाँ पर भी लिपिड बाइलेयर सैंडविच है। अब प्रोटीन और लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स के जो हेड हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं। नीचे भी प्रोटीन और लिपिड जो लेयर है उसके जो हेड है मॉलिक्यूल का फॉस्फोलिपिड्स का, वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, जो वाटर के साथ एडजस्टिबिलिटी कर सकता हो। दरमियान में आपको ये लाइनें सी नजर आ रही हैं, ये टेल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के, और ये वाले हाइड्रोफोबिक हैं, मतलब कि वाटर हीटिंग है। इसलिए जो वाटर हीटिंग जोन है वो दरमियान में है, और वाटर लविंग जोन है वो बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी। बाहर की तरफ सेल के बाहर वाले फ्लूइड से एडजस्टमेंट के लिए, और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म से एडजस्टमेंट के लिए। तो ये वाला जो सा मॉडल था इसको हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि सेलुलर ऑर्गेनेलिस का है। लेकिन बाज़ लोग मानते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच नहीं होती, ये मॉडल करेक्ट नहीं है। तो एक और मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि इसके अकॉर्डिंगली जोन सी प्रोटीन की लेयर्स वो कंटिन्यूसली और डिफाइंड नहीं है सरफेस के ऊपर, बल्कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं लिपिड बाइलेयर्स में। एक लिपिड की ये लेयर है और एक लिपिड की ये लेयर है। लिपिड्स की लेयर के अंदर ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड फॉर्म में है। और अगर ये मेम्ब्रेन मूव करेगी तो ये जोन सी लिपिड की लेयर है ये भी मूव करेगी, प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी साथ मूव करेगा। तो ये वाले जोन सी मूवमेंट है, जो मैनर है, इसको हम बोलेंगे मोज़ेक मैनर। अब मैंने 2-3 चीज़ें बोली कि प्रोटीन लेयर वो कंटिन्यूस नहीं है और सरफेस के ऊपर ही कन्फाइंड नहीं है, एक चीज़ होगी। और उसके बाद लिपिड की जो बाई लेयर है, बाई लेयर लिपिड्स हैं उसके अंदर एम्बेडेड हैं, ये दूसरी चीज़ होगी। और किस मैनर में एम्बेडेड है? मोज़ेक मैनर में एम्बेडेड है। मोज़ेक होता है एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, तो आपको ये डिफाइन भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि द प्रोटीन लेयर आर नॉट कंटिन्यूस एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस नहीं है, यहां से लेके यहां तक प्रोटीन के मॉलिक्यूल ही नहीं है और वो सरफेस के ऊपर नहीं है, बट आर एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स। बट जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है, धसी हुई है लिपिड बाई लेयर्स के दरमियान। किस तरह से? इन ए मोज़ेक मैनर। 3 चीज़ें हैं, जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस और सरफेस के ऊपर ही कन्फाइंड नहीं है, एक चीज़ होगी। वो एम्बेडेड है लिपिड बाइलेयर्स में, दूसरी चीज़ होगी। और किस मैनर में एम्बेडेड है? मोज़ेक मैनर में, एग्रीगेशन की फॉर्म में एम्बेडेड है। इसको हम बोलेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मॉडर्न मॉडल है और ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। अब हमने देखनी है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सिंपल इसका जो पहला फंक्शन है वो डेफिनेटली हमें पता है कि सेल के अंदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है और कुछ वेस्ट भी होते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सेल के अंदर जाएंगी और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो सेल से बाहर भी आएंगी। मीन्स के इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की, सो ट्रांसपोर्ट होगी चीज़ों की। सो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ मैथडोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये चेक करें जी, यहाँ पर थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं आउटसाइड और इनसाइड ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर मिकदार से कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ जाएं, तो इस केस में एटीपी की एनर्जी भी इस्तेमाल होगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की उसकी लो कंसंट्रेशन से कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ मूवमेंट विद द यूज ऑफ एटीपी और एनर्जी। एनर्जी के इस्तेमाल से मॉलिक्यूल्स अगर अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस, अगर इनको हम कंसिडर कर लें कि ये सोडियम आयंस हैं तो ये अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये उसका रिवर्स है। अगर कोई चीज़ अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाए,
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करे और इस केस में वो एनर्जी का यूज ना करे, एटीपी का यूज ना करे, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी और एटीपी इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर मॉलिक्यूल अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करें और एनर्जी को इस्तेमाल ना करें तो इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस केस में भी आप बोल सकते हैं कि सोडियम आयन्स ही मूव कर रहे हैं अपनी ज्यादा मिकदार वाले एरिया से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। अब आपको यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। दरमियान में क्या है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती और कुछ चीज़ों को अलाउ करती है। मीन्स कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी, सिलेक्टिव मूवमेंट होगी चीज़ों की, कुछ चीज़ें मूव करेंगी और कुछ चीज़ें मूव नहीं करेंगी। जैसे कि ये मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, ये मॉलिक्यूल भी मूव नहीं कर रहा और ये दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं, अंदर जा रही हैं। इसी तरह से अगर हम इनसाइड देखें तो कुछ चीज़ें बाहर मूव नहीं कर रही, कुछ चीज़ें बाहर मूव कर सकती हैं। सो सिलेक्टिव चीज़ों को ही सेल मेम्ब्रेन पास आउट करने देगी, इनसाइड या आउटसाइड। इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब परमिट से निकला है, जिसका मतलब है इजाज़त देना। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को इजाज़त देगी और कुछ चीज़ों को इजाज़त नहीं देगी। इसी बिना पे इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज वन ऑफ द वाइटल रोल इट प्लेज फॉर द सेल। It offers a barrier between the cell content and environment, allowing only selective substance to pass through it। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को ही, सिलेक्टिव चीज़ों को ही पास आउट करने की इजाज़त देगी, अपने में से गुजरने की इजाज़त देगी। दस इट इज़ नॉन एज डिफरेंशियली परमिएबल, और इसी चीज़ की वजह से इसको हम डिफरेंशियली परमिएबल बोलेंगे या सिलेक्टिवली परमिएबल बोलेंगे। अब नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मैं वो आपको बता दूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो सी लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं वो इस मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि जो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली लिपिड्स के मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी हुई हैं और साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। सो जो सी चीज़ें लिपिड सॉल्युबल होंगी वो इजीली इससे पास आउट हो जाएंगी, और जो सी चीज़ें न्यूट्रल होंगी जैसे कि गैस है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या ग्लूकोज है, वो भी सिंपली इससे डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अगर कोई चार्ज बेरिंग सब्सटेंस होगा तो उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। सो उसके लिए स्पेसिफिक गेट्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, जिनको हम सोडियम गेट या पोटेशियम गेट बोलते हैं, जिनके थ्रू जो आयंस हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट यही लिखे हुए थे जो मैंने ऑलरेडी आपको भी डिस्कस किए आपके सामने। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या है, और उसके साथ इसका रिवर्स जोन है वो एक्सोसाइटोसिस होगा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि है क्या चीज़। अब कोई भी चीज़ जब सेल के अंदर आएगी तो वो मेम्ब्रेन के साथ एक वैक्यूल बना देगी, इनफोल्ड बना के एक वैक्यूल बना देगी और वो अंदर चली जाएगी। किसी भी चीज़ ने, अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है, सेल के अंदर मूव करना है तो वो मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके एक वैक्यूल बना देगी और फिर अंदर मूव करेगी। इस तरह की मूवमेंट को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। इन मैनी एनिमल सेल्स the cell membrane helps to take in material। जो सेल मेम्ब्रेन है वो मटेरियल को अंदर ले जाने के लिए हेल्प करती है बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। इनफोल्ड करके वैक्यूल्स की फॉर्म में इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो मटेरियल को अंदर ले जाने में हेल्प करेगी इनफोल्ड करके वैक्यूल की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एग्जाम्पल क्या है जी? मूवमेंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड स्टफ। अगर तो कोई चीज फूड है या कोई लिक्विड सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कोई फूड है या कोई भी मटेरियल है, अगर तो वो सेल के अंदर जा रहा है वैक्यूल की फॉर्म में तो उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर वो सेल से बाहर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये रिवर्स प्रोसेस है दोनों। नेक्स्ट हमारे पास है फैगोसाइटोसिस। सारे की सारी डिफाइंड वही है, हम एक चीज़ का इजाफा करेंगे कि अगर सेल मेम्ब्रेन सॉलिड फूड मटेरियल को इनफोल्ड करके वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर लेके जा रही है तो उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस,
और अगर वो लिक्विड को लेकर जा रहे तो उसको हम बोलेंगे पाइनोसाइटोसिस। सिंपली डिफाइंड वही है, इन मैनी एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन हैव्स टू टेक इन सॉलिड फूड मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स इज टर्म्ड एज फैगोसाइटोसिस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करेगी टेक इन सॉलिड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। अगर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बना के वैक्यूल बना के सॉलिड फूड मटेरियल को सेल के अंदर सेंड करे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोस्ट। कोई भी सॉलिड फूड स्टफ हो सकता है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये सॉलिड है और वो अंदर जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड बना रही है और साथ ही वैक्यूल बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड चीज़ की जगह पे कोई लिक्विड चीज़ होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास इनफोल्डिंग बनाएगी और फूड वैक्यूल बना रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे पाइनोसाइटोसिस। दोनों सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, जस्ट डिफरेंस है तो सॉलिड और लिक्विड चीज़ का है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर हम देखें न्यूरॉन सेल्स को, तो न्यूरॉन सेल्स में 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, आपको आइडिया भी है। एक तो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं और साथ एक बड़ा सा एक्सोन है। अब जो सा एक्सोन है या डेंड्राइट्स हैं वो एक्चुअली किसकी फॉर्म है, किसकी एक्सटेंशंस हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। तो एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स तक जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही होकर जाता है। ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली इम्पल्स है, मैसेज है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जाएगा और इस तरह से ये बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करवाएगा। हम पढ़ लेते हैं, इन न्यूरॉन्स द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट टू कीप कोऑर्डिनेशन। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ताकि कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करवाएं, और वो जो उनका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जुड़ने का वो एक्सोन या डेंड्राइट से है, तो वो जो एक्सोन या डेंड्राइट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। सो दैट वाज ऑल, आज के लेक्चर का यही पार्ट था और आज के लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं वो यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं और हर एक का आंसर मैंने पीछे दिया हुआ है, आप जाके रिकॉल कर सकते हैं और एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि इसको विजिट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे के सारे लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाए। सो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।